गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे। ये वर्ड्स पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर हम परीक्षा की बात नहीं भी करें तो ये सभी वर्ड्स हमारे डेली यूजेस में मिलने वाले हैं। आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो ये सभी वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो चलिए हम अपना बिना समय नुकसान किए हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हमारा जो पहला वर्ड होगा वो होगा एब्सकॉन्ड। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एब्सकॉन्ड। चलिए, एब्सकॉन्ड वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच से एब्सकॉन्ड वर्ब है। देखिए, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना। अगर कोई व्यक्ति कहीं से एब्सकॉन्ड करता है तो वहां से वो भाग जाता है, फरार होता है। अब फरार होने के लिए और भाग जाने के लिए हमारे पास कई वर्ड्स हैं, जैसे कि नॉर्मल वर्ड्स हम लोग लेते हैं तो एस्केप, ठीक है ना। कुछ फ्रेज हैं भाग जाने से संबंधित जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक जो फ्रेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक ऑफ। और एक इडियम है जिसका अर्थ होता है भाग जाना, टेक टू वंस हिल, ठीक है ना। टेक टू वंस हिल, इसका भी मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। अगर कोई व्यक्ति कहीं से टेक टू वंस हिल करता है, वहां से वो भाग जाता है, फरार होता है। तो बच्चों हम क्या सीख रहे हैं? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, भाग जाना। चलिए, भाग जाना या फरार होना एक ही चीज है, शब्द दो है, ठीक है ना। भाग जाना या फरार होना। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखिए, इससे आपको एब्सकॉन्ड के यूज का आपको समझ में आएगा कि एब्सकॉन्ड का कैसे यूज हुआ है। मिस्टर माल्या, विजय माल्या, आपने नाम सुना होगा, ये एक भगोड़ा है। मिस्टर विजय माल्या, ठीक है ना, एब्सकॉन्डेड टू इंग्लैंड। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि जो माल्या है ये इंग्लैंड भाग गया, फरार हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आप इस सेंटेंस को भी देख सकते हैं, सेवरल प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि कई जो कैदी हैं, ठीक है ना, जो प्रिजनर्स का मतलब कैदी जो जेल में रहते हैं, ठीक है, तो कई जो कैदी हैं वो जेल से भाग गए, जेल से फरार हो गए। तो एब्सकॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये हमारे चूंकि मामले ऐसे अक्सर होते रहते हैं, ये भाग जाना, फरार होना। अगर आप इंग्लिश में कुछ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, तो अक्सर ऐसे मामले होते हैं और इसमें एब्सकॉन्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है एरोगेंट। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अगर एरोगेंट है तो इसका मतलब है कि वह घमंडी है, अहंकारी है, ठीक है ना। एरोगेंट का मतलब घमंडी, अहंकारी। अब घमंडी और अहंकारी के लिए हमारे पास कुछ बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं, जैसे हॉटी। अगर कोई व्यक्ति हॉटी है तो वह बहुत घमंडी है, अहंकारी है। सुपरसिलियस, सुपर मतलब बड़ा, यह व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, अहंकारी। और एक वर्ड और आपको मिलेगा, कंसीटेड। अगर कोई व्यक्ति कंसीटेड है तो वह घमंडी, अहंकारी है। तो हम क्या सीख रहे हैं? एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी। चलिए, अब इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? इसका नाउन फॉर्म होगा एरोगेंस। एरोगेंट एडजेक्टिव है और एरोगेंस जो है वो नाउन है। तो नाउन के रूप में इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा? घमंडी तो हिंदी है तो ये एडजेक्टिव है, अहंकारी एडजेक्टिव है। इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? घमंड अथवा अहंकार, एक ही चीज है, शब्द दो है। चलिए, आप इस सेंटेंस को देखिए और इससे आपको एरोगेंस अथवा एरोगेंट का आपको यूज बेहतर समझ में आएगा। आप इस सेंटेंस को देखिए, आपको इसमें आपको एरोगेंस समझ में आएगा, ठीक है ना। आई स्मैश्ड हिज एरोगेंस एट वन फेल सूप। एट वन फेल सूप एक टॉप क्लास का इडियम है, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। अगर आप कोई काम को अगर आप एट वन फेल सूप में करते हैं तो आप उसको एक ही झटके में कर डालते हैं, ठीक है ना। तो एट वन फेल सूप का मतलब होता है एक ही झटके में। यदि कोई काम अगर आप एक ही झटके में करते हैं तो आप उसको एट वन फेल सूप करते हैं। चलिए एक और वर्ड को देख लेते हैं, स्मैश। स्मैश का अर्थ होता है चकनाचूर करना। अगर आप किसी चीज को अगर स्मैश करते हैं तो आप उसको चकनाचूर करते हैं।
चलिए अब इस वाक्य का आप हिंदी रूपांतरण आप निकाल सकते हैं। मैंने उसके घमंड को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। ठीक है ना। हम इससे एक और सेंटेंस समझ सकते हैं एरोगेंट का कैसे यूज होता है। हम लिख सकते हैं सी इज एन एरोगेंट लेडी। ठीक है ना, सी इज एन एरोगेंट लेडी, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक घमंडी महिला है। चलिए अब इसका अपोजिट क्या हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति घमंडी है तो इसका अपोजिट होगा कि वो व्यक्ति विनम्र है, उसमें नम्रता है। ओके, तो इसके अपोजिट हम क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट जो बनकर आएगा वो होगा हम्बल। यदि कोई व्यक्ति हम्बल है, मोडेस्ट है, टॉप क्लास का आपको सिनोनिम्स दे रहा हूं, सॉरी एंटोनिम्स। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें शर्मीलापन हो, जो कि अहंकारी नहीं हो। ठीक है ना, तो मोडेस्ट वो होते हैं जो शर्माते हैं, उनमें घमंड रत्ती भर भी नहीं होता है। तो इसको हम सिंपल समझ सकते हैं, मोडेस्ट का मतलब होता है शर्मीला। ठीक है ना, जो कि जो अपने अंदर शर्मीलापन रखे और घमंड ना रखे। ठीक है, तो इसका राइट एंटो जो होगा वो मोडेस्ट होगा। चलिए हम लोग आगे के वर्ड की ओर देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वह है अलूफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है अलूफ। अलूफ पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी है। मैं इसको एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना। अलूफ का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति अलूफ है यानी कि वो लोगों से कटे कटे रहता है, अलग थलग रहता है, उसको लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अलूफ का मतलब होता है अलग थलग कटा कटा। ठीक है ना, ये व्यक्ति सामाजिक टाइप के नहीं होते हैं, समाज से ही अलग रहते हैं, समाज से इनका कोई लेना देना नहीं रहता है। चलिए सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनसोशल, जो कि सोशल ना हो, या हम लिख सकते हैं आइसोलेटेड, ये व्यक्ति अलग थलग रहता हो। ठीक है, तो इसका हम अगर सरल अगर हिंदी कहें तो अलग थलग। चलिए इसके अपोजिट क्या होंगे, अब वैसे लोग जो कि मिलनसार होते हैं। ठीक है ना, ये लोगों से घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं, इसका अपोजिट ये होना चाहिए। तो इसके एंटो क्या बनेंगे, इसका जो एंटो बनकर आएगा वो होगा ग्रिगेरियस। देखिए ग्रिगेरियस वैसे प्राणी होते हैं, ये सभी के लिए आता है, ये जानवरों के लिए भी लागू होता है। ठीक है ना, ग्रिगेरियस वो होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, ये लोगों से कटे कटे नहीं रहते हैं। तो इसको अगर सिंपल अगर हिंदी में कहा जाए तो इनका हिंदी हम ले सकते हैं मिलनसार। चलिए ग्रिगेरियस भी अपने आप में क्वालिटी का वर्ड है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति के अलावा ये जानवरों पर भी लागू होते हैं, जैसे कि दीमक, एंट, चींटी, ये क्या होती है समूह में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सी इंसेक्ट है, ये ग्रिगेरियस है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो ब्लिक। हमारा जो अगला जो वर्ड है वह है ब्लिक। चलिए ब्लिक पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। देखिए ब्लिक का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज ब्लिक है तो निराशाजनक है। ठीक है ना, अंधकारमय है। अंधकारमय कहने का मतलब वो रात वाला अंधकारमय नहीं, आगे चीज अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है ना, जैसे कि हमारा भविष्य अंधकारमय दिखता है, हमें ऐसे लिखना है, हमारा भविष्य अंधकारमय दिखता है, हम इसको कैसे लिखेंगे, आवर कैरियर। अगर इस पर सेंटेंस बनाया जाए तो हम कैसे लिखेंगे, आवर कैरियर लुक्स ब्लिक। नहीं, आज का जो मौजूदा परिदृश्य है इसमें हम लोग का भविष्य कैसा दिखता है, अंधकार में दिखता है, आगे का कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो यदि कोई चीज ब्लिक है यानी कि वो निराशाजनक है, आगे कोई आशा नहीं है। तो चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ग्रीन बहुत बढ़िया वर्ड है, ग्लूमी, या हम कह सकते हैं अनप्रॉमिसिंग, और इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका सरल हिंदी होता है निराशाजनक। चलिए इसके अगर एंटोनिम्स की बात किया जाए कि इसका एंटोनिम्स क्या होना चाहिए, तो इसका एंटोनिम्स हम इसी में से हम एक वर्ड को लेकर बना सकते हैं। इसका एंटोनिम्स होगा प्रॉमिसिंग। यदि कोई चीज प्रॉमिसिंग है इसका मतलब है कि वो आशा से भरा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं आशापूर्ण, आशाजनक। चलिए बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
कोपियस, हमारा अगला जो वर्ड है वह है कोपियस। देखिए कोपियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज यदि आपके पास कोपियस मात्रा में है तो आपके पास वो प्रचुर मात्रा में है, काफी मात्रा में है, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में है। इसके लिए कुछ बेहतर सिनोनिम्स हैं, एबंडेंट, प्लेंटीफुल, ठीक है ना, और हम लिख सकते हैं एक बहुत बढ़िया वर्ड है प्रोफ्यूज, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रचुर या ज्यादा। यदि कोई चीज यदि आपके पास कोपियस मात्रा में है तो काफी मात्रा में है। जैसे इस पर एक सेंटेंस को देखा जाए, है ना, थैंक्स टू है ना गुड मानसून वी हैव, ठीक है ना, कोपियस ग्रेन, आवाज को ठीक से सुना जाए, वी हैव कोपियस ग्रेन दिस ईयर। इसका हिंदी क्या हुआ, चलिए इसका हिंदी देखा जाए, है ना। थैंक्स टू का हिंदी क्या होता है, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो थैंक्स टू का हिंदी होता है के बदौलत। यहां धन्यवाद से कोई लेना देना नहीं है, चलिए के बदौलत। चलिए क्या कहा गया है कि अच्छे मानसून के बदौलत, ठीक है ना, इस वर्ष हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज हुआ है, ठीक है ना, ग्रेन पर्याप्त मात्रा में हुआ है। चलिए इसके एंटो आप खुद बना सकते हैं, आप यहीं से वर्ड निकाल सकते हैं। इसका एंटो क्या बनेगा, इनएडिक्वेट। यदि कोई चीज यदि इनएडिक्वेट है तो वो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। इसका हिंदी जो होगा वो होगा अपर्याप्त। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर आप एग्जामिनेशन दृष्टि से नहीं भी देखते हैं तो स्पोकन में आने वाले वर्ड हैं। ये आपको न्यूज़पेपर में, मीडिया में, ये हर जगह वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। इन पर मेहनत करना, आपको कभी भी आपको निराशाजनक नहीं रहना पड़ेगा। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको जगह जगह पर ये वर्ड्स मिलने वाले हैं। इन वर्ड्स को आप एक बार नहीं बार बार देखें। चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है कंसुमेट। देखिए कंसुमेट का मतलब क्या होता है, बहुत ये स्पेलिंग के दृष्टिकोण से भी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए इसमें डबल एम होना बहुत इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। मिस स्पेल्ट के लिहाज से भी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। साइनवेंट तो अपने जगह की बातें हैं, लेकिन अगर इस वर्ड के यूज के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो इसको मिस स्पेल्ट में ना आप कई बार देखेंगे सिंगल एम दे करके कंसुमेट को ना मिस स्पेल्ट पूछता है कि इसमें गलत क्या है, तो इसमें डबल एम होना चाहिए, कंसुमेट में ना डबल एम होना चाहिए। आइए कंसुमेट का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति कंसुमेट है यानी कि वो माहिर है, वो निपुण है अपने काम में, ठीक है ना, तो चलिए कंसुमेट पार्ट ऑफ स्पीच से देखा जाए। पार्ट ऑफ स्पीच से एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्किलफुल, अडेप्ट, और इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा माहिर, कुशल, निपुण, जैसा इसका हिंदी निकलेगा, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति कंसुमेट है किसी मामलों में, इसका मतलब है कि वो उस मामलों में निपुण है। आते हैं इसके सेंटेंस की ओर, चलिए चलिए इसका पहले हिंदी रूपांतरण किया जाए। कह रहा है क्या कि ही इज नो लॉन्गर ए कंसुमेट फिनिशर। पहले वो गेम का एक अच्छा फिनिशर था, गेम को अच्छा से फिनिश करता था, लेकिन अब वो एक माहिर फिनिशर नहीं है। नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है, देखिए अगर नो लॉन्गर एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अब नहीं, मतलब कि पहले यह व्यक्ति कंसुमेट फिनिशर था लेकिन अब ये कंसुमेट फिनिशर अब नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है नो लॉन्गर का मतलब होता है अब नहीं, अब वो एक माहिर फिनिशर नहीं है। आप इस वाक्य को देखिए, इससे आपको और कंसुमेट समझ में आएगा। चलिए ये क्या कर रहा है, ही इज ए कंसुमेट लायर, यानी कि वो एक माहिर झूठा है, झूठ बोलने में वो माहिर है, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति कंसुमेट लायर है यानी कि बड़ी दक्षता के साथ वो झूठ बोलता है, तो ये कंसुमेट के यूज रहे। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है
अब हम आगे बात को लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है। देखिए अब हम आपको साल का कुछ वर्ड देंगे, ठीक है ना, अलग अलग साल के लिए अलग अलग वर्ड देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जाते हैं और इनके अदर भी यूजेस हैं। थोड़ा सा अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग वर्ड आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए डिकेड, डिकेड तो आप जानते हैं, डेक्का इसमें आ गया तो ये 10 साल का पीरियड बनाएगा। इसके बाद होगा सिल्वर, इसके बाद होगा रूबी, इसके बाद होगा गोल्डन, चलिए पर इतना को पहले क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं कि किसका क्या अर्थ है। देखिए 10 साल का जो पीरियड होता है, 10 ईयर का जो पीरियड होता है वो डिकेड कहलाता है। इसको नाउन के रूप में रखें। 10 साल का जो पीरियड होता है वो डिकेड कहलाता है। सिल्वर कितने साल का होता है, तो सिल्वर जो होता है वो 25 साल का, 25 साल का जो पीरियड होता है वो सिल्वर कहलाता है। जैसे सिल्वर एनिवर्सरी अगर किसी चीज का है तो इसका मतलब है कि उसका 25वां वर्षगांठ है। ओके चलिए, रूबी कितने सालों का होता है, रूबी एक रत्न है, ठीक है ना। सिल्वर तो आप जानते चांदी है, जो रूबी एक रत्न का नाम है, ठीक है ना, एक पत्थर है रूबी। और ये जो होता है ना ये 40 साल का पीरियड होता है, 40 साल के पीरियड को ना रूबी कहते हैं। आइएगा गोल्डन कितने सालों का होता है, तो 50 सालों का, 50 सालों का जो पीरियड होता है ना वो गोल्डन कहलाता है। जैसे कि गोल्डन जुबली अगर मनाते हैं, किसी संस्था का गोल्डन एनिवर्सरी मनाते हैं तो उसका हम 50वां वर्षगांठ मनाते हैं। आइए हम कुछ और ईयर्स को देखते हैं। चलिए गोल्डन के बाद हम बात करते हैं डायमंड की। गोल्डन के बाद हमारा अगला जो वर्ड है ना वह डायमंड है। डायमंड, डायमंड के बाद हम आते हैं तो हमें मिलता है प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद हम आते हैं तो मिलता है सेंटिनरी, और इसके बाद हम आते हैं तो हमें मिलता है मिलेनियम। चलिए ये सबके पहले हम लोग समय को देख लेते हैं कि कितने डायमंड कितने सालों का होता है, प्लेटिनम कितने सालों का होता है। वन वर्ड के अलावा इन वर्ड के और भी यूजेस है। चलिए तो डायमंड जो होता है ना ये होता है 60 ईयर्स, 60 ईयर के पीरियड को हम लोग डायमंड कहेंगे। प्लेटिनम कितना होता है, तो 75 ईयर्स। चलिए और सेंटिनरी का ये कितना साल होता है, तो 100 ईयर्स। सेंटिनरी में ना 100 ईयर्स होते हैं, और मिलेनियम में कितने ईयर्स होते हैं, तो मिलेनियम में 1000 ईयर्स होते हैं। चलिए बच्चों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वन वर्ड के दृष्टिकोण से भी और वर्ड के दृष्टिकोण से भी। देखिए इसमें मिलेनियम का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ना मिलेनियम का स्पेलिंग पूछा गया है। मिलेनियम के स्पेलिंग हम कैसे याद रखेंगे, तो मिलेनियम में डबल एल और डबल एन होना चाहिए, बस हमारे दिमाग में सिर्फ इतना बात होना चाहिए। सिंगल एन करके आपको मिस स्पेल्ट दिया जाता है, जबकि हमें यह पता होना चाहिए कि मिलेनियम में डबल एल और डबल एन होता है। चलिए अब हम लोग वर्ड्स को और आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैलेंट। हमारा अगला जो वर्ड है वह है गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, साहसिक, ठीक है ना। गैलेंट्री अवार्ड होता है ना, बहादुरी वाले जो पुरस्कार होते हैं, जो साहसिक अवार्ड दिए जाते हैं, वीरता जो पुरस्कार दिया जाता है वो गैलेंट्री अवार्ड कहलाता है, ठीक है। तो गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, साहसिक। कैसे इसके सिनोनिम से लिखेंगे, वैलिएंट, हेरोइक, ठीक है ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, गैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रेव, चलिए इसका हिंदी क्या होगा, बहादुर, साहसिक। चलिए इसके यूजेस को समझा जाए। चलिए इस सेंटेंस से आपको गैलेंट समझ में आ जाएगा। हिज गैलेंट अटेम्प्ट टू सेव द चाइल्ड वेंट इन वेन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका साहस भरा जो प्रयास था बच्चा को बचाने का वो असफल रहा, बेकार चला गया, ठीक है ना। यानी कि बच्चा को बचाया नहीं जा सका गैलेंट अटेम्प्ट के बावजूद।
अटेम्प्ट गैलेंट था, अटेम्प्ट जो था वो साहसपूर्ण था, ठीक है ना, इसके बावजूद बच्चे को नहीं बचाया जा सका। चलिए, इन वेन एक बहुत अच्छा इडियम है जिसका मतलब होता है बेकार या व्यर्थ, जिसका अर्थ होता है बेकार या व्यर्थ। चलिए हम लोग बात को आगे लेके बढ़ते हैं। देखिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मैग्नानिमस। देखिए अगर कोई व्यक्ति मैग्नानिमस है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उदार है, दयालु है, लेकिन किसके प्रति? अपनी दुश्मन के प्रति। यदि कोई राजा किसी राजा को पराजित करे और उस राजा को छोड़ दे, तो अपने दुश्मन के प्रति उसने जो दया दिखाई, इस चीज ने उस राजा को क्या बना दिया? मैग्नानिमस। सिकंदर ने पोरस को पकड़ा था, सिकंदर और पोरस के युद्ध के बाद की कहानी है। फिर सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। पोरस ने कहा कि जो एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता है। ये जवाब सिकंदर को इतना प्रभावित कर दिया कि उसने पोरस को छोड़ दिया। तो सिकंदर कौन सा किंग था? सिकंदर एक मैग्नानिमस किंग था जिसने कि अपने एनिमी के प्रति दया दिखाई। तो चलिए अगर इसी बात को लिखा जाए तो मैं कैसे लिख सकता हूं? अलेक्जेंडर। सिकंदर का जो इंग्लिश नाम है वो अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर वाज अ मैग्नानिमस किंग। नहीं, सिकंदर जो था एक दयालु राजा था, लेकिन दयालु यहाँ किस सेंस में? प्रजा के प्रति नहीं, ठीक है ना, दुश्मन के प्रति। तो चलिए मैग्नानिमस पार्ट ऑफ स्पीच से क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आप इसका साइनो लिख सकते हैं मर्सीफुल, काइंड, ह्यूमन। ये सब दयालु के अंग्रेजी हैं, लेकिन इनके यूज अलग अलग दृष्टिकोण में होते हैं, सब एक जगह नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए इसका हिंदी होगा दयालु। चलिए इसके लिए इसका अपोजिट क्या बनना चाहिए? कठोर, निर्दयी, जिसमें दया नहीं हो। ओके, इसका एंटो क्या बनेगा? मर्सीलेस, जिसको मर्सी, देखिए मर्सीफुल, दया से भरा हुआ। इसका अपोजिट अगर हमें बनाना है तो हम कहां जा सकते हैं? मर्सीलेस, निर्दयी। चलिए बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिडंडेंट। बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत यूज का वर्ड है, रिडंडेंट। देखिए यदि कोई व्यक्ति रिडंडेंट है तो इसका मतलब है कि उसको काम से निकाल दिया गया है, उसको बेरोजगार बना दिया गया है। कोविड के बाद क्या हुआ? लॉकडाउन लगा और इसमें लाखों लाख वर्कर्स क्या हो गए? रिडंडेंट हो गए, उनको निकाल दिया गया। तो देखिए जॉब से निकालने के लिए, किसी काम से निकालने के लिए हमारे पास कितने वर्ड हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ वर्ड्स को हम लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैक, निकाल देना, एक्स, निकाल देना, फायर, निकाल देना, डिसमिस, निकाल देना। मतलब इतने सारे वर्ड्स हैं किसी काम से निकालने के लिए, ठीक है। अब चलिए एडजेक्टिव का साइन एडजेक्टिव होना चाहिए, इतना तो हमें समझ है। चलिए अब इसका, ये सारे तो भी वर्ड वर्ब हैं। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी मत समझिएगा, एक्स का मतलब निकाल देना, सैक मतलब निकाल देना, है ना। फायर मतलब आग होता है, लेकिन स्पोकन में फायर का इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत सारे सीरियल मूवी में देखेंगे, लिखता है क्या बोलता है? यू आर फायर्ड, आप निकाल दिए हैं। ओके, और डिसमिस मतलब ही निकाल देना। अब इसके लिए एडजेक्टिव बनाने की जरूरत है, सबका भीतरी फॉर्म कर देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए तो इनका अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी निकाला हुआ, किसी काम से, अथवा इसके लिए एक सब छोटा सा शब्द कह सकते हैं बेकार। अब ये व्यक्ति पहले काम पर था, अब व्यक्ति बेकार हो गया। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एम्प्लॉयड, ये व्यक्ति अभी काम पर लगा हुआ है, अभी ये निकाला नहीं गया है। यदि कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है, इसका मतलब है कि उसे काम पर लगाया गया है, तो इसका सरल हिंदी होगा काम में लगा हुआ। चलिए जो मैंने कहा कि कोविड महामारी ने जान तो लिया ही, इसके अलावा क्या किया? लाखों लाख वर्कर्स को इसने बेकार कर दिया। हमको ऐसे कहना, कैसे लिखेंगे? कोविड पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक, ठीक है ना। नॉट ओनली किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, but also
but also rendered thousands of people redundant। चलिए अब आप इससे पूरा मामला को समझ सकते हैं। कोविड पेंडेमिक ने न सिर्फ लाखों लोगों को मारा, बल्कि हजारों हजार लोगों को इसने क्या कर दिया, बेकार कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा रिडंडेंट का यूज रहा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला वर्ड है वह है रिमीट। बहुत अच्छा वर्ड है रिमीट का ना, बहुत अच्छा यूज होता है। देखिए किसी सजा को क्या किया जाता है, किसी सजा को या तो आप माफ कर देते हैं या तो आप उससे कम करते हैं। तो सजा माफ करने के लिए वर्ड है रिमीट। अगर आप किसी के सजा को अगर आप माफ करते हैं तो आप उसको रिमीट करते हैं। ये पनिशमेंट के लिए आने वाला शब्द है और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैंसिल, रद्द करना, खत्म कर देना। रद्द करना जैसे कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी की मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, रिमिट कर सकता है अथवा उसे कम कर सकता है। तो सजा रद्द करने के लिए, खत्म करने के लिए वर्ड रिमिट है, और सजा कम करने के लिए जो एक बहुत फर्स्ट क्लास का वर्ड है वो कम्यूट है। अगर आप किसी के सजा को कम्यूट करते हैं, आप उसमें कमी लाते हैं। कम्यूट के और भी अर्थ है, ठीक है ना। कम्यूट का अर्थ सजा के अलावा और मामलों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी मैं अपने आप को सीमित करके चल रहा हूं। चलिए, तो अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, किसी के सजा को कम्यूट करता है, इसका मतलब है कि उसके सजा में कमी लाता है, माफ नहीं करता, कमी लाता है। अगर इसके सिनोनिम्स लिखा जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है ना, लिसन, कम करना, घटाना। चलिए आप इस वाक्य को देखें। चलिए क्या कर रहा है, इट इज द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति ही है, हु कैन आइदर रिमिट, जो कि या तो माफ कर सकता है, और कम्यूट डेथ पेनाल्टी, या वो डेथ पेनाल्टी को कम करके दूसरे सजा में बदल सकता है। ठीक है ना, तो सजा माफ करने का, मृत्युदंड माफ करने का या मृत्युदंड को कम करने का जो प्रिविलेज है, जो पावर है, जो प्रेरोगेटिव है, वो प्रेसिडेंट के पास है। तो सजा माफ करने के लिए वर्ड है रिमिट और सजा कम करने के लिए वर्ड है कम्यूट। चलिए बात को हम आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है जेस्ट। देखिए जेस्ट जो है वो नाउन है, प्रीपोजिशन आवश्यकता पड़ने पर ये फोर लेगा। चलिए ये ऐसा वर्ड हमें अभी इस वीडियो सेशन में पहला वर्ड मिला है जो कि अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। जेस्ट का मतलब क्या होता है, उत्साह, उमंग, जोश, ठीक है ना। चलिए अब उत्साह, उमंग, जोश के लिए हमारे पास और क्या वर्ड्स है थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड है पैशन, ज़ील, इंथुजियाज्म, ये हमारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, जेस्ट के लिए। तो इसका हिंदी क्या होगा, उत्साह, उमंग। एक वाक्य से इसे जेस्ट को समझा जा सकता है। चलिए, he has lost just for life, अब वो जीवन नहीं जीना चाहता है। जीवन के प्रति जो व्यक्ति का एक उत्साह होता है कि हम इतना साल और जिए, ये उसने खो दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो व्यक्ति मरना चाहता है, अब वो जीना नहीं चाहता है। जेस्ट का मतलब ये हुआ। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वह है जेनिथ। देखिए जेनिथ क्या होता है, देखिए जो सबसे शीर्ष बिंदु होता है, जो हमारे ठीक सिर के ऊपर का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो जेनिथ कहलाता है। मतलब इसको आप समझिए, प्रकाष्ठा शीर्ष को हम लोग जेनिथ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट अगर सिनोनिम्स लिखना है तो लिख सकते हैं पिक, ठीक है ना, पिनाकल, और भी कई तरह के वर्ड्स हैं, और इसका हिंदी जो होगा वो होगा शीर्ष, ठीक है ना। चलिए अब इसका एंटो, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जेनिथ का जो एंटो बनेगा वो होगा नदीर। जेनिथ का एंटो क्या बनकर आएगा, वो होगा नदीर।
नदीर का मतलब क्या होता है, रसातल, आप एकदम गर्त में चले गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अब नदीर में चला गया है तो एकदम अपने सबसे बॉटम पॉइंट पर चला गया है। टॉप पॉइंट तो जनित हो गया और बॉटम पॉइंट क्या हो गया, नदीर हो गया। तो नदीर का अगर सरल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है रसातल या गर्त। तो बच्चों आज का हमारा ये वोकैब का सेक्शन इतना ही रहेगा। वोकैब के और भी वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो वर्ड्स हैं ना सिर्फ सिनोनिम्स ना सिर्फ एंटोनिम्स बल्कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ट और कई प्रकार से ये आपको सहायता करने वाले हैं। ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इन्हें बार बार देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है जो कि होना चाहिए और नहीं है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।